आज हमारे साइंस का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुनाव किया गया है। इस वीडियो में आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो इन 20 जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कक्षा 10वीं के लाइट चैप्टर से लिए गए हैं, प्रकाशिकी यूनिट से उठाए गए हैं। तो इस वीडियो का जो पहला अपना प्रश्न है वो देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जिसमें ऐसा कोई पदार्थ ले लीजिए जिसमें पारदर्शिता हो। पारदर्शिता का मतलब यानी कि उसके आर पार हम देख सके, तो उसी से हम लेंस बना सकते हैं, अन्यथा किसी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे देखिए, जल के कहीं ना कहीं एक आर पार हम देख सकते हैं। कांच में आराम से हम लोग देख सकते हैं आर पार। प्लास्टिक कुछ प्लास्टिकें भी आती हैं जिनमें हम आर पार देख सकते हैं। तो हमारा अगर संभवतः देखा जाए तो मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी में से आप नहीं देख पाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति, अगर आभासी अवतल दर्पण है और उसके द्वारा हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो वस्तु की स्थिति जो बनेगी कहाँ से बनेगी? देखिए, पहला विकल्प दे रहा है इसमें, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तो नहीं हो सकता। यहाँ पे वक्रता केंद्र पर नहीं हो सकता, उसी के बराबर बन जाएगा। वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे यानी कि वक्रता केंद्र से अलग, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो इसके विकल्प जो हमारा बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? वो डी वाला विकल्प हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपका दिख रहा है। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना होगा? यहाँ पे मलेंस नहीं बल्कि लेंस होना चाहिए। विकल्प ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी पर। तो अब यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से प्रश्न करेंगे। यहाँ पे देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी, या फोकस दूरी के कहाँ पे रखे जाएगा? दोगुनी दूरी, यानी कि विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस द्वारा दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। कोई गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण संभवतः है, तो दर्पण और लेंस दोनों संभवतः कह लीजिए, तो दोनों उत्तल लेंस हो जाएगा आपका। दोनों कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तल लेंस हो जाएगा। विकल्प कौन सा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका? विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, किसी दर्पण से चाहे आप कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। संभवतः दर्पण है, कह रहा है। विकल्प क्या दे रहे हैं? केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण। तो अब यहाँ पे देखिए, हमारा जो रहेगा
या तो समतल हो सकता है अथवा उत्तल हो सकता है। तो ये विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? विकल्प ये डी वाला क्लियर हो जाएगा। क्लियर है भाई? यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण में ऐसा संभव नहीं, कितनी भी दूरियां परिवर्तन के साथ साथ उसके प्रतिबिंब में भी परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। समतल दर्पण में उल्टा बनता है प्रतिबिंब आपका। केवल उत्तल हो नहीं सकता, समतल तथा अवतल, समतल अथवा उत्तल आपका ये क्लियर हो जाएगा। समतल केवल समतल में नहीं बल्कि ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो अगर हमें शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो निम्न में से हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल। तो यहाँ पे आपका विकल्प जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? वो विकल्प सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है। अगला देखिए, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पे प्रश्न सीधा सीधा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दे रखा है? आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमारा f और r में क्या रिलेशन होता है? f बराबर होता है r/2। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये 20/2 यानी कि कितना बन जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न देखने को मिल रहा है, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है? तो यहाँ पे देखिए, r बराबर कितना हो जाएगा? 2f हो जाएगा। r बराबर 2f हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 गुणे कितना 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कौन सी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर आपका। यहाँ पे -20 नहीं बल्कि +20 होना चाहिए था, विकल्प नहीं है, +20 हो गए। यहाँ पे आपका ये विकल्प थोड़ा से मिसप्रिंट है, +20 होना चाहिए। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा रहेगा? ये सी रहेगा, लेकिन यहाँ +20 होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? अभी अभी बताया गया। देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध? तो F इज इक्वल r/2 लिख सकते हैं आप, या फिर r इज इक्वल 2f लिख सकते हैं। इनमें से दोनों में से कौन सा सही लग रहा है आपका? विकल्प नंबर ए हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा? ये ए हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपरोक्त तीनों, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब आभासी बनेगा और छोटा बन जाएगा, आभासी बन जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखिए, जो उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु अगर रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए, वस्तु की स्थिति पर ही बनेगा? नहीं। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दोगुनी दूरी पर बनेगा? नहीं। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर बनेगा? यही आपका विकल्प, एक सेकेंड, अगला विकल्प क्या दे रहा है आपका? दर्पण के पीछे बनेगा। आधी दूरी पर, आधी दूरी से कोई लेना देना नहीं। ये आपका जब उत्तल दर्पण होगा, ये उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके से है, तो ये इधर अगर सामने हम कोई वस्तु इधर रख रहे हैं तो इसका इमेज कहाँ, किस डायरेक्शन में? इधर कहीं भी, किसी भी डायरेक्शन में इधर प्राप्त होगी, यानी कि दर्पण के पीछे। विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ये विकल्प
डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी? उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या। तो अब यहाँ पे देखिएगा, सीधा सीधा वही प्रश्न दे रहा है, एफ इज इक्वल कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। आर इज इक्वल क्वेश्चन, तो आर इज इक्वल कितना होता है, 2f होता है। तो 2 गुणे कितना, 12, बराबर कितना हो जाएगा आपका, 24 सेंटीमीटर। तो विकल्प इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका, ये विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। कोई अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या, फिर से वही प्रश्न बन गया है, 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए एफ बराबर कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2f। तो यानी कि 2 गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्लस माइनस अगर यहाँ पे दे होता तो हम यहाँ पे माइनस वाले का चुनाव करते, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस से कोई मतलब ही नहीं दिया, सीधा सीधा दिया है। तो हमारा क्या हो, ये 30 सेंटीमीटर। तो 30 कौन सा है आपका, विकल्प बी वाला दे रखा है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर, माइनस 25 सेंटीमीटर, तो ये अनंत होती है आपकी। ये विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। तो अभी अभी वही प्रश्न फिर से आ गया है हमारा। तो मैंने आपको बताया कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये कि कुछ इस तरीके से पहला संबंध हो गया, और ये एफ इज इक्वल कितना हो जाएगा, आर बाई ये 2 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प दिख रहा है, एफ बराबर आर नहीं हो सकता, एफ बराबर 1 बाई आर ये भी नहीं हो सकता, 2f इज इक्वल आर, या फिर एफ बराबर आर बाई टी, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, ये सी हो जाएगा आपका। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक वक्रता, एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, आर बाई ये 2 ले लीजिए। तो आर की वैल्यू है आपके पास 15, तो यहाँ पे बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितना 7.5 आएगा, प्लस आएगा कि माइनस, देखिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प बनेगा, इसमें प्लस और माइनस दोनों साथ में लेकर के दिया है, तो हम यहाँ पे प्राथमिकता किसको, अगर प्लस या माइनस नहीं दिया होता तो हम सीधा सीधा 7.5 किसी को चुनाव करें कि प्लस और माइनस के साथ दिया है। तो अवतल दर्पण है, इस वजह से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प बी होगा। अगर यहीं पे अगर माइनस उत्तल होता तो हम प्लस में आप लगा कर चले जाते विकल्प। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न, समतल दर्पण के सामने, कोई समतल दर्पण है, उसके सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? दर्पण से प्रतिबिंब, ये आपका क्या है, एक समतल दर्पण आपने बना लिया। अब उस समतल दर्पण से आपने क्या, एक 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु ले लिया, 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी, तो अब आपने इसमें समतल दर्पण की कुछ खास बातें होती है क्या, कि कोई भी वस्तु समतल दर्पण से जितना दूर रखी रहेगी, उस समतल दर्पण में उतनी ही दूरी पर अंदर साइड उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मांगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहीं पे एक प्रश्न और बना लेता है, क्या बना ले, हाँ, तो यहाँ पहले विकल्प देख लेते हैं, विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका, विकल्प बी हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आपका प्रश्न पूछ लेता है कि वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की अगर दूरी मांगे, तो इन दोनों दूरियों को क्या करें, ऐड कर दें, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर। हाँ, फिर से यही आपका क्या,
एक प्रश्न ये जिस वेग से इधर आएगी उसी वेग से ये प्रतिबिंब इधर भी आएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। चलिए देखते हैं। उत्तल दर्पण कह रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, ध्रुव व फोकस के बीच में। तो यहाँ पे आपका विकल्प जो सही होगा वो सी हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, लेंस नहीं बल्कि उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पे जो आपका वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होगा, तो आपका विकल्प जो रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? ये ए हो जाएगा आपका। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूं मैं। फिर से अगला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। कोई भी श्वेत प्रकाश है जब किसी प्रिज्म से गुजरता है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक आपको डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये श्वेत प्रकाश है, जा रहा है, तो ये अपना 7 अपने संगत अवयव खंडों में विभक्त हो जाता है, 7 अवयव खंडों में। 2 2 4 2 6 7। तो ये कुछ इस तरीके से और भी ये और बिखरेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये 7 अपने रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो इन 7 रंगों में यहाँ देखिए ये आपका लाल हो जाएगा। चलिए एक वर्ड है इसके याद करने के लिए, तो वो वर्ड मैं लिख रहा हूं। यहाँ देखिए ये VIBGYOR, यहाँ देखिए V वायलेट हो जाएगा, I इंडिगो हो जाएगा, बैगनी जिसे यहाँ पे वायलेट यानी बैगनी हो जाएगा, इंडिगो जामुनी हो जाएगा, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड हो जाएगा। इन 7 रंगों में आपका क्या है? सफेद श्वेत प्रकाश ये विभक्त होगा। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा आपने देखा कि विचलन किसका हुआ? सबसे ज्यादा अगर विक्षेपित हुआ है अपने स्थिति से तो कौन सा? बैगनी रंग। और सबसे जो कम विक्षेपित हुआ है कौन सा हुआ है? आपका लाल रंग हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है आपका? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? बैगनी रंग विचलित होता है तो लाल रंग होगा ना, ये आपका कौन सा? विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक कुछ और पॉइंट, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग की जो आवृत्ति है वो सबसे कम हो जाएगी, बैगनी रंग की आवृत्ति सर्वाधिक हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम? अभी अभी बताया गया है इससे पहले, कौन से? बैगनी रंग की। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। तो ये हमारे थे 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के बाद अगले वीडियो में हम अगले ही फिर से पुनः से 20 प्रश्नों के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।